28 फरवरी 2026 की उस भयानक रात को ईरान के आसमान में आग और गुस्सा भड़क उठा। एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका कोड नेम शेर की दहाड़ बताया गया था, अमेरिका और इजराइल की मिलीजुली फोर्सेस ने लॉन्च किया। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल अटैक था जिसे ईरानी शासन को बहुत बड़ा झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस हमले ने बहुत समय से चल रहे तनाव को बहुत बढ़ा दिया और एक छिपी हुई लड़ाई को एक खुली और सीधी जंग में बदल दिया। कई सालों से दुनिया इन देशों के बीच चल रहे तनाव को सांस रोके हुए देख रही थी और इस रात नाजुक शांति टूट गई, जिससे मिडिल ईस्ट अनिश्चितता और हिंसा के एक नए और भयानक अध्याय में डूब गया। यह ऑपरेशन मॉडर्न वॉरफेयर का एक सटीक उदाहरण था, जिसमें एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक सोफिस्टिकेटेड मिक्सचर दिखाया गया था। हमले की शुरुआती वेव्स हवा और समुद्र से लॉन्च की गई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ साथ स्टील्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके की गईं, जो ईरानी एयर स्पेस में बहुत अंदर तक घुस गए थे। इन्हें कम लागत वाले एक तरफा ड्रोनों के झुंड ने सपोर्ट किया, जिन्हें अक्सर सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, जिसने ईरानी एयर डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाया और सेकेंडरी टारगेट्स को हिट किया। इस मल्टी प्रोंगड अप्रोच को ईरान की खुद को बचाने की क्षमता को भ्रमित करने, निष्क्रिय करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्राइमरी स्ट्राइक्स अपने इरादे वाले डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकें, जिसमें अधिकतम प्रभाव हो और ईरानी सैन्य बलों से कम प्रतिरोध हो। इस हमले का स्केल और कोऑर्डिनेशन, सच कहूं तो, पहले कभी नहीं देखा गया था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और मिलिट्री एनालिस्ट्स की रिपोर्ट से पता चला कि स्ट्राइक्स किसी एक एरिया तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में फैले हुए थे, जो पर्शियन गल्फ कोस्ट से लेकर कैपिटल तेहरान तक के टारगेट्स को हिट कर रहे थे। इसका मकसद सिर्फ एक मैसेज देना नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा और लंबे समय तक चलने वाला नुकसान पहुंचाना था। ऑपरेशन को इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया, जिससे यह पता चलता है कि महीनों अगर सालों नहीं तो इंटेलिजेंस गैदरिंग और सावधानी पूर्वक प्लानिंग की गई थी। वॉशिंगटन और जेरूसलम से मैसेज साफ था, वे अब ईरान की अस्थिर करने वाली एक्टिविटीज और न्यूक्लियर वेपन्स की तलाश को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वे जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। अमेरिका और इजराइल द्वारा दी गई ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ईरान की सैन्य क्षमताओं से उत्पन्न होने वाले तत्काल और बढ़ते खतरे पर केंद्रित थी। कई सालों से पश्चिमी शक्तियां ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जता रही थीं, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह वेपनाइजेशन के करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा ईरान द्वारा एडवांस इटिंग बैलिस्टिक मिसाइलों का डेवलपमेंट और प्रसार और पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सी मिलिशिया के लिए उसका समर्थन प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया गया। हमला करने वाले देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में ऑपरेशन को एक डिफेंसिव मेजर घोषित किया गया, जो इन खतरों को बेअसर करने और रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए जरूरी था। हालांकि इस जस्टिफिकेशन को अन्य विश्व शक्तियों से तुरंत निंदा मिली, जिन्होंने पूरे ग्लोब के लिए विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी। ऑपरेशन शेर की दहाड़ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स के मुख्य पिलर्स को खत्म करने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया था। टारगेट्स का पहला और सबसे क्रिटिकल सेट ईरान की झांत और संदिग्ध न्यूक्लियर फैसिलिटीज, रिसर्च सेंटर्स और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे। उन साइट्स पर, जो सालों से इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की कड़ी निगरानी में थीं, जबरदस्त फोर्स के साथ हमला किया गया। इसके समानांतर ऑपरेशन ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और लॉन्च साइट्स के विशाल नेटवर्क को टारगेट किया। लक्ष्य देश की बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने, स्टोर करने और तैनात करने की क्षमता को पंगु बनाना था, जो उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की रीढ़ थीं, जिससे ईरानी सेना के लंबी दूरी के खतरे को प्रभावी ढंग से खत्म किया जा सके। न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अमेरिकी इजरायली फोर्सेज ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को व्यवस्थित रूप से टारगेट करके ईरानी सेना को अंधा और बहरा करने का लक्ष्य रखा। रडार इंस्टॉलेशन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स सबसे पहले हिट होने वाले टारगेट्स में से थे। ईरानी एयर स्पेस में सेफ कॉरिडोर बनाकर
हमलावरों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ज्यादा स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ काम कर सकें, जिससे ज्यादा भारी किलेबंद लोकेशंस पर हमलों की अगली वेव्स की अनुमति मिली। यह टैक्टिक एयर सुपीरियरिटी हासिल करने और नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण थी, जो ईरान के डिफेंसिव लेआउट की गहरी समझ और संघर्ष की शुरुआत से ही इसे बेअसर करने की एक स्पष्ट रणनीति को दर्शाता है। शायद ऑपरेशन का सबसे साहसिक और महत्वपूर्ण पहलू ईरान के सीनियर लीडरशिप को सीधे टारगेट करना था। पिछले संघर्षों के विपरीत, जो केवल मिलिट्री हार्डवेयर पर केंद्रित थे, इस हमले में ईरानी सरकार और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के उच्चतम स्तर से जुड़े कंपाउंड्स और लोकेशंस पर स्ट्राइक शामिल थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से पता चला कि विशिष्ट लोकेशंस को ठीक उसी समय हिट किया गया था जब प्रमुख व्यक्ति मौजूद माने जाते थे। ये रणनीति में एक नाटकीय बदलाव को दर्शाता था, जो सैन्य क्षमता को कम करने से लेकर शासन के कमांड स्ट्रक्चर को सक्रिय रूप से खत्म करने की ओर बढ़ रहा था। ये एक उच्च जोखिम वाला, उच्च लाभ वाला दृष्टिकोण था, जिसका उद्देश्य ईरानी राज्य तंत्र के भीतर अराजकता और पक्षाघात पैदा करना था। इन सटीक हमलों के तुरंत बाद विनाश का एक मंजर था। सैटेलाइट इमेजरी और शुरुआती रिपोर्ट्स ने देश भर में महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान की तस्वीर पेश की। सुलगते हुए खंडहरों ने उन जगहों की जगह ले ली जो कभी व्यस्त अनुसंधान सुविधाएं और सुरक्षित मिसाइल साइलो थे। नेतृत्व के ठिकानों पर हुए हमलों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, जिससे संचार लाइनें कट गईं और शीर्ष पर एक सत्ता का खालीपन आ गया। संदेश स्पष्ट था, कोई भी और कहीं भी सुरक्षित नहीं था। नेतृत्व पर इस सीधे हमले का उद्देश्य न केवल ईरान की तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बाधित करना था, बल्कि उसकी कठोर और पदानुक्रमित शासन प्रणाली के भीतर लंबे समय तक अस्थिरता पैदा करना भी था। एक चौंकाने वाले और ऐतिहासिक डेवलपमेंट में, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, ईरानी स्टेट मीडिया ने शुरुआती हमलों के घंटों बाद एक दुखद घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। अयातुल्ला, जिन्होंने 1889 से ईरान में अंतिम अधिकार रखा था, कथित तौर पर तेहरान पर सीधे हमलों में टारगेट किए गए लीडरशिप कंपाउंड्स में से एक में थे। उनकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिक के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक खामेनेई शासन का अटूट चेहरा रहे थे और उनकी अचानक मौत ने राष्ट्र और दुनिया को इसके परिणामों से हिला दिया। खामेनेई की मौत की खबर के साथ यह भी बताया गया कि कई अन्य हाई रैंकिंग अधिकारी भी उनके साथ मारे गए थे। हताहतों की सूची में मीडिया ग्रुप, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स सीनियर कमांडर्स इन यूनिफॉर्म, IRGC लीडर्स एट मिलिट्री सेरेमोनी, स्टॉकर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर, करीबी सलाहकार शामिल थे, जो सुप्रीम लीडर के पावर बेस का आंतरिक घेरा बनाते थे। अंतिम आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार और प्रमुख सैन्य रणनीतिकारों दोनों का यह एक साथ खत्म होना एक विनाशकारी झटका था। यह शब्द के सबसे सच्चे अर्थों में एक सिरकलम करने वाला हमला था, जिसे शासन को बिना किसी दिशा के और गहरे सदमे और अव्यवस्था की स्थिति में छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे चल रहे हमले का एक सुसंगत और व्यवस्थित जवाब देने के किसी भी प्रयास को जटिल बनाया जा सके। इस भारी नुकसान के जवाब में ईरानी सरकार ने तुरंत 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राज्य टेलीविजन चैनलों ने अपने प्रोग्रामिंग को शोक संगीत और कुरान के पाठ में बदल दिया, जिसमें स्क्रीन पर काले बैनर लगे थे। शेष नेतृत्व के आधिकारिक बयानों में मीडिया ग्रुप, Iranian government spokesperson giving speech, official statement on TV with mourners listening, and your stocks or your distribute equally, बदला लेने की कसम खाई गई। विदेशी आक्रमण के सामने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया गया। ध्यान से प्रबंधित राज्य कथा ने खामेनेई को एक शहीद के रूप में चित्रित किया, जो ग्रेट सैटन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और जायोनी इकाई इजराइल का जिक्र करते हुए का शिकार हो गया था। इस संदेश का उद्देश्य सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा देना और राष्ट्र के दुख को अपने बाहरी दुश्मनों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे में बदलना था। हालांकि ईरान के भीतर सार्वजनिक प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। जबकि कई सरकारी समर्थक और धर्मनिष्ठ अनुयायी अपने वास्तविक दुख और गुस्से को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जनसंख्या के अन्य हिस्सों ने कथित तौर पर शांत और कुछ मामलों में खुले उत्सव के साथ प्रतिक्रिया दी। सालों से शासन के खिलाफ असंतोष को क्रूरता से दबाया गया था और कई ईरानियों के लिए खामेनेई
उस उत्पीड़न और आर्थिक कठिनाई का प्रतीक थे जिसे उन्होंने सहन किया था। उनकी मौत को कुछ लोगों द्वारा बदलाव के संभावित अवसर के रूप में देखा गया, जिससे ईरानी समाज के भीतर गहरी और जटिल दरारें सामने आईं। इस मिली-जुली प्रतिक्रिया ने आंतरिक तनावों को उजागर किया, जिसे शासन ने लंबे समय से बाहरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की थी। विनाशकारी अमेरिकी इजरायली हमले का ईरान का जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। भले ही देश अपने सुप्रीम लीडर की मौत की खबर से जूझ रहा था, उसकी सैन्य फोर्सेज ने जवाबी हमलों की एक जबरदस्त बौछार शुरू कर दी। घंटों के भीतर ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हमलावर ड्रोनों के झुंड लॉन्च किए, जिससे एक जवाबी हमला शुरू हो गया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को किनारे पर ला दिया। तत्काल उद्देश्य स्पष्ट था, यह दिखाना कि ईरान अपने नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को लगे भारी झटके के बावजूद अपने विरोधियों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की क्षमता और इच्छा रखता है। क्षेत्र के आसमान में रात भर लॉन्च और इंटरसेप्शन का भयानक नजारा जगमगा उठा, जो एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत का संकेत था। ईरान के जवाबी हमले के प्राइमरी टारगेट्स उसके दो घोषित दुश्मन थे, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया, जिससे लाखों नागरिकों को सायरन बजने पर बम शेल्टर में भागना पड़ा। इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें प्रसिद्ध आयरन डोम भी शामिल था, को अपनी सबसे गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ा, जो आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। साथ ही ईरान ने अपनी गोलाबारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गल्फ क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निर्देशित किया। बहरीन, यूएई और कतर जैसे देशों में अमेरिकी इंस्टॉलेशन पर सीधा हमला हुआ, जिससे अमेरिकी फोर्सेज सीधे बढ़ते संघर्ष में शामिल हो गईं और दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सीधे टकराव की भयानक संभावना बढ़ गई। जवाबी हमलों ने तुरंत संघर्ष को एक द्विपक्षीय टकराव से एक बहुमोर्चे क्षेत्रीय युद्ध में बदल दिया। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्फोटों की सूचना मिली, क्योंकि मिसाइलें और ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र को पार कर गए। यह वृद्धि तेजी से और भयानक थी। ईरान के नेतृत्व ने, भले ही वह घायल था, आधिकारिक बयानों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि यह उनकी प्रतिक्रिया की सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने एक कठोर और निरंतर बदला लेने की कसम खाई और क्षेत्र को हमलावरों के लिए एक कब्रिस्तान में बदलने का वादा किया। इस आक्रामक बयानबाजी, तत्काल सैन्य कार्रवाई द्वारा समर्थित, ने डी-एस्केलेशन के लिए बहुत कम जगह छोड़ी, जिससे सभी पक्ष खुले युद्ध के रास्ते पर और आगे बढ़ गए। ईरानी जवाबी हमले ने उन क्षमताओं को दिखाया जिन्हें अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन ने बेअसर करने की कोशिश की थी। अपने सैन्य स्थलों को हुए व्यापक नुकसान के बावजूद ईरान ने अपनी रणनीतिक गहराई और अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों के लचीलेपन का प्रदर्शन किया। हजारों किलोमीटर तक कई टारगेट्स पर एक समन्वित, बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता ने शासन की सैन्य शक्ति की एक गंभीर याद दिला दी। यह साबित हुआ कि एक सिर कलम करने वाला हमला भी खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, और यह कि युद्ध एक तेज और निर्णायक मामला होने के बजाय अब एक खूनी और लंबे संघर्ष में बदल रहा था, जिसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा था। इस बढ़ते संघर्ष का सबसे तात्कालिक और दुखद परिणाम नागरिकों पर पड़ा। मिसाइलों और हवाई हमलों के बीच फंसे सभी पक्षों के आम लोगों को भारी नुकसान हुआ। ईरान में शुरुआती अमेरिकी इजरायली हमलों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण नागरिक हताहत हुए, क्योंकि कुछ सैन्य लक्ष्य आबादी वाले क्षेत्रों में या उनके पास स्थित थे। क्षतिग्रस्त घरों, स्कूलों और अस्पतालों की रिपोर्टें सामने आईं, जो ऑपरेशन की मानवीय लागत की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। इसी तरह इजरायली शहरों पर ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों, हालांकि बड़े पैमाने पर इंटरसेप्ट किए गए, ने व्यापक दहशत पैदा की, और जहां बचाव विफल रहे, वहां नागरिक बुनियादी ढांचे को हताहत और नुकसान पहुंचाया। हिंसा के चक्र ने यह सुनिश्चित किया कि निर्दोष जीवन अनिवार्य रूप से और दुखद रूप से खो गए। संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में तत्काल झटके भेजे, जिसमें सबसे सीधा प्रभाव तेल बाजारों में महसूस किया गया। मध्य पूर्व ऊर्जा उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ईरान को शामिल करने वाले एक बड़े युद्ध के फैलने से तेल की कीमतों में तत्काल वृद्धि हुई। हमलों ने फारस की खाड़ी में शिपिंग लेन को बाधित कर दिया, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, क्योंकि तेल टैंकरों के लिए बीमा प्रीमियम आसमान छू गए और कई कंपनियों ने क्षेत्र में संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। इस व्यवधान ने एक वैश्विक ऊर्जा संकट को ट्रिगर करने की धमकी दी, जिसमें बढ़ती ईंधन लागत परिवहन से लेकर विनिर्माण तक सब कुछ प्रभावित करती है।
है और दुनिया भर के देशों पर भारी आर्थिक दबाव डालती है। तेल बाजारों से परे, संघर्ष ने क्षेत्रीय वाणिज्य और यात्रा को रोक दिया। अपने विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए डरते हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने तुरंत संघर्ष क्षेत्र में और उसके ऊपर सभी उड़ानें निलंबित कर दी। इसने प्रभावी रूप से एक प्रमुख वैश्विक हवाई गलियारे को बंद कर दिया, जिससे यूरोप और एशिया के बीच उड़ानों को लंबा और महंगा पुनर्निर्देशन करना पड़ा। क्षेत्रीय व्यापार, जो अब असुरक्षित माने जाने वाले भूमि और समुद्री मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, भी ठप हो गया। मध्य पूर्व की आर्थिक जीवन रेखा को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई और पूरे क्षेत्र में फैल रहे मानवीय संकट को और बढ़ा दिया गया। नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान केवल गोला बारूद से सीधे हिट होने वाले तक ही सीमित नहीं था। हमले का लगातार खतरा, हवाई हमले के सायरन की आवाज और युद्ध का मनोवैज्ञानिक आघात आबादी पर भारी पड़ा। स्कूल बंद कर दिए गए, व्यवसाय बंद कर दिए गए और दैनिक जीवन को डर और अनिश्चितता की निरंतर स्थिति से बदल दिया गया। सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में बिजली ग्रिड, जल उपचार संयंत्रों और संचार नेटवर्क का विनाश एक द्वितीयक संकट पैदा कर रहा था, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवित रहना और भी मुश्किल हो गया। सामाजिक कार्यों का यह व्यापक टूटना अंतिम मिसाइल लॉन्च होने के बहुत बाद भी ठीक होने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता तय करने का वादा करता है। यह विनाशकारी युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें सालों से बढ़ते तनाव में देखी जा सकती हैं, खासकर अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष के बाद। उस युद्ध ने ईरान और उसके विरोधियों के बीच प्रॉक्सी लड़ाई को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों जैसे सहयोगी समूहों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया, जिन्होंने बदले में इजरायली और पश्चिमी हितों पर अपने हमलों में वृद्धि की। इससे एक अस्थिर वातावरण बन गया, जहां छोटे पैमाने के संघर्षों, गुप्त ऑपरेशनों और जवाबी हमलों की एक श्रृंखला नई सामान्य बन गई। प्रत्येक घटना ने क्षेत्र को एक पूर्ण टकराव के कगार पर एक कदम और करीब धकेल दिया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के केंद्र में ईरान का विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम था। 2 दशकों से ज्यादा समय से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को एक अस्तित्वगत खतरा माना। ईरानी दावों के बावजूद कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों के लिए था, इसकी पारदर्शिता की कमी और यूरेनियम के निरंतर संवर्धन ने गहरे संदेह को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम को नियंत्रित करने के राजनयिक प्रयास बार बार विफल रहे थे और साइबर हमलों और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं सहित गोपनीय कार्रवाइयों की एक श्रृंखला ने केवल तेहरान के संकल्प को मजबूत करने का काम किया था। वाशिंगटन और जेरूसलम में यह विश्वास कि ईरान परमाणु बम विकसित करने के कगार पर था, एक पूर्व खाली सैन्य हमले का अंतिम औचित्य बन गया। जटिलता की एक और परत ईरान का मध्य पूर्व में प्रॉक्सी बलों का व्यापक नेटवर्क था। हिजबुल्ला, हूती और इराक और सीरिया में विभिन्न मिलिशिया जैसे समूह ईरान को सीधे राज्य पर राज्य युद्ध में शामिल हुए बिना शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की अनुमति देते थे। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये समूह स्वतंत्र अभिनेता नहीं थे, बल्कि ईरानी राज्य के विस्तार थे, जो उनकी सेनाओं और सहयोगियों पर अनगिनत हमलों के लिए जिम्मेदार थे। ईरान को सीधे निशाना बनाने की रणनीति आंशिक रूप से सांप के सिर पर हमला करने का एक प्रयास था, इस उम्मीद के साथ कि उसके प्रॉक्सी को धन, हथियार और निर्देशित करने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसलिए 28 फरवरी 2026 के हमले एक लंबे और खूनी इतिहास की परिणति थे। यह एक ऐसे नाटक का अंतिम कार्य था जो वर्षों से बन रहा था, जिसे आपसी अविश्वास, परमाणु महत्वाकांक्षाओं, प्रॉक्सी युद्ध और गोपनीय और खुले सैन्य कार्रवाइयों के एक चक्र ने बढ़ावा दिया था। प्रत्येक पक्ष ने अपने कार्यों को रक्षात्मक और अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए आवश्यक माना। इस खतरनाक गतिशीलता ने एक उत्तेजक सर्पिल बनाया, जिसे कूटनीति तोड़ने में असमर्थ थी। जो खुला युद्ध अंततः छिड़ गया, वह इस लंबे और खतरनाक टकराव के रास्ते पर दुखद, फिर भी शायद अपरिहार्य परिणाम था, जिससे पूरी दुनिया को विनाशकारी परिणामों से जूझना पड़ा।